जी हाँ, आज हम लोग रिवीजन क्लास देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट की नाइक सीरीज की। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा क्या जो हमारा 1 मई और 1 मई को क्या होता है, लेबर दिवस होता है, श्रमिक दिवस जिसे भी कहा जाता है। और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और उद्धता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो रूट वर्ड देखेंगे आप, मदियट्टू। तो ये क्या है भाई, तो ये केरल का, कहाँ हो जाएगा आपका, केरल का। और बात किया जाएगा ICH की, जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कल्चरल या हेरिटेज, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। टोटल हमारे अमूर्त सांस्कृतिक कितने 15 हैं, और विश्व धरोहर कितने हैं, 42 हैं। 34 तो हमारे सांस्कृतिक हो जाएंगे, और 7 हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे, और एक हमारा मिक्स हेरिटेज हो जाएगा। तो मुदियट्टू से संबंधित 2010 में यूनेस्को ने दिया। इसका संबंध कहाँ से है, केरल से है। ठीक है, अब देखा जाएगा ICS। इसकी स्टार्टिंग आप कह सकते हैं 2008 में किन किन चीज़ों को मिली थी। तो कुटियट्टम, देखिए अट्टम यहाँ पे भी आया, तो मतलब कि ये केरल का हो जाएगा। वैदिक जप और रामलीला, इसे अमूर्त धरोहर में 2008 में शामिल किया गया था। और 2010 के बाद किया जाएगा छऊ, कालबेलिया और मदियट्टू, तो देखा ही गया। तो ये किसके हैं, 2010 के हैं। साथ में योग को हम लोगों ने 2016 में शामिल किया, और कुंभ को 2017 में। दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो 2021 में। और रिसेंट जो अभी शामिल किया गया है, गरबा। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, मुदियट्टू। तो मुदियट्टू कहाँ से, केरल से हो जाएगा। और ये कब शामिल किया गया, 2010 में शामिल किया। लाहो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है, तो मेघालय। लाहो, लाहो मतलब मेघ लेके आओ। तो नेम करें बेहदी नखलम, बेहदी नखलम, बेहदी नखलम शाद शुक। और साथ में क्या देखेंगे, बंगला और खांसी। तो खांसी तो वहाँ के पर्वत संबंधित हो जाएगी, तो आप मेघालय से भी तैयार हो सकते हैं। लाहो मेघ, लाहो मेघ नेम करें बेहदी नखलम, लाहो मेघ नेम करें बेहदी नखलम शाद शुक। और क्या है, बंगला हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो कथकली और मोहिनीअट्टम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट केरल के लिए क्या है हमारा, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, अट्टम वहाँ पे देखा गया, और साथ में कली। तो इसका भी रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका भी रूट वर्ड आप बात करेंगे तो कली हो जाएगा, और साथ में अट्टम तो हमने देखा ही था। ठीक है, अब देखिए गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है, तो ये घराना क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। और साथ में यूपी का है। स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाएगा, फाउंडर करीम खान और कलाकार बलदेव सिंह शाह पाली। देखिए गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना जो मुजफ्फरनगर से है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इसको स्टार्ट किसने किया था, तो करीम खान। तो अगर खोजकर्ता की बात करेंगे तो करीम खान हो जाएगा। साथ में इसके कलाकार की बात करेंगे तो बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। ऐसे अगर किराना, तो किराना अगर आप किसी का किराया ले लेते हैं, और किराया लेके आप देंगे नहीं, तो वहाँ पे बल का प्रयोग होगा, बलदेव सिंह बली। और बल कौन दिखाएगा, तो भीमसेन जोशी जी से दिखाएंगे। और जो जब भीम आएंगे तो आप क्या कहेंगे, अब्दुल वाहिद खान, मुझे बचा लीजिए। और साथ में उपेंद्र भट्ट। तो तैयार कैसे कर सकते हैं, इसके फाउंडर कौन है, तो करीम खान जी हैं। साथ में अगर आप किसी का किराया लेते हैं तो बल का प्रयोग होगा, तो मतलब कि बलदेव सिंह बाली। और बल कौन दिखाएगा, भीमसेन जोशी। और आपके पास जब कुछ भी नहीं होगा तो आप किसे पुकारेंगे, अब्दुल वाहिद खान जी को। ठीक है, और साथ में उपेंद्र भट्ट एक नाम तैयार कर सकते हैं। शर शंकर भट्टाचार्य, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। शंकर भट्टाचार्य एक उस्ताद के मास्टर थे। तो किस उस्ताद के मास्टर थे, सितार। किसके मास्टर थे वो, सितार।
सितार की बात करेंगे तो भट्टाचार्य जी, कौन, शंकर भट्टाचार्य, साथ में तैयार कर लीजिए पंडित रविशंकर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। सितार 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 के शंकर भट्टाचार्य जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अरविंद पारेख। इसका भी बन सकता है ट्रिक, लेकिन ट्रिक पे ना जाके हम लोग डायरेक्ट जाया जा सकता है। इस वजह से शंकर भट्टाचार्य जी। सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। वायलिन की बात करेंगे, देखिए ऐसे अपने मन में एक बार आँख बंद करके, शंकर भट्टाचार्य जो सितार के हैं, साथ में पंडित रविशंकर जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। 2 बार आँख बंद कीजिए और तैयार कर लीजिए चीज़ों को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरविंद पारेख का संबंध इस CHSL में रिसेंट आया है क्वेश्चन, तो अरविंद पारेख का संबंध किससे हो जाएगा? सितार से हो जाएगा। वायलिन की बात करेंगे तो वायलिन किसका संबंध किससे है? सुब्रमण्यम और साथ में वैद्यनाथन, वैद्यनाथन। तो वायलिन का संबंध सुब्रमण्यम और वैद्यनाथन। संतूर की बात करेंगे, शिव कुमार शर्मा, स से संतूर, संतूर संतूर, शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम क्या है? भजन सुपारी। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, तो वायलिन की बात किया जाएगा तो सुब्रमण्यम और वैद्यनाथम, और संतूर की बात करेंगे तो शिव कुमार शर्मा, साथ में भजन सुपारी। सारंगी की बात करेंगे तो बंदू खान, क्या हो जाएगा? बंदू खान और सुल्तान खान। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, खान रूट वर्ड किसका हो जाएगा? तो रूट वर्ड खान हो जाएगा सारंगी का। संतूर की शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। साथ में बात करेंगे तो हरशंकर भट्टाचार्य, सितार, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। ठीक है, अब देखिए पितार्थ या चित्रई का उत्सव किस राज्य से संबंधित है? चित्रई तैयार कर सकते, तमिलनाडु, और साथ में चित्रार्थी का संबंध किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भाई? तमिलनाडु से हो जाएगा। अब देखिए इसको तैयार किया जाएगा, जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल होता है कहाँ का? तमिलनाडु का। पोंगल महामहिम पुंथुरु न्यू ईयर फेस्टिवल। पुंथुरु का अगर आपसे बात किया जाएगा तो पुंथुरु कहाँ का है भाई? तो पुंथुरु तमिलनाडु का है। पुंथुरु कहाँ पे है? तमिलनाडु का। पुंथुरु कहाँ पे है? तमिलनाडु का, और इसको नया साल के रूप में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू, चित्तार्थी और पित्तार्थ, साथ में देखा जाएगा महामहिम, ये सब क्या है? तमिलनाडु के क्या है? उत्सव फेस्टिवल्स है। केरल का नव वर्ष कैसे खाया जाता है? तो ये देखा जाएगा अभी। देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डिस्कशन किया जाएगा, 6वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। देखिए कह रहे भारत ने कब पहली बार ट्रॉफी हॉकी विश्व कप खिताब जीता था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो हॉकी की शुरुआत कब हुई थी वर्ल्ड कप की? तो 1971 में हुई थी। और सेकेंड वाली कब हुई थी भाई? 2 साल का गैप था। तो अब दे देता है डायरेक्ट क्वेश्चन, भारत ने तो 1975 में जीता था, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के 2-1 से। तो ये कहाँ हुआ था ये भी देखा, डिस्कशन होगा। तो ये मलेशिया में हुआ था, और किस नंबर का था? तो ये थर्ड नंबर का था। मतलब कि ये वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। इसके कैप्टन कौन थे? अजित पाल सिंह थे। कौन थे? अजित पाल सिंह। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा, तो भारत ने जो पहली बार वर्ल्ड कप हॉकी जीता था तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। ठीक है, कैप्टन कौन था? अजित पाल सिंह थे। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ से कि अगर शुरुआत कब होती है, शुरुआत अगर ये 1971 में होती है तो बर्सोलिना स्पेन में हुआ था, और स्पेन इसका क्या था? रनर था। विजेता कौन था? पाकिस्तान था। ठीक है, लेकिन गैप हॉकी का वर्ल्ड कप कितना होता है? 5 सालों का होता है, सॉरी 4 सालों का होता है। तो 71 हुआ था, तो 4 साल का गैप अगर बनेगा तो 75 में हो जाएगा। लेकिन पहली बार में 2 साल का गैप था, और कब 2 साल का गैप था? तो 73 में हुआ था, जब भारत ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, तो वो मलेशिया में हुआ था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्पेन से हुई थी। रनर अप कौन था? स्पेन था। विनर कौन था? पाकिस्तान था। भारत के कैप्टन कौन थे 1975 के? तो अजित पाल सिंह। ठीक है, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया में हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। विजेता कौन था? जर्मनी था। रनर अप कौन था? बेल्जियम था। आयोजन कहाँ हुआ था?
ठीक है। बेल्जियम एंड नीदरलैंड, अब आयोजन हो सकता है। पंजाब राज्य का संगीत का एक मुखर रूप है। देखिए, पंजाब, टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन, घोरियन। रूट वर्ड देखिए, लोरियन, घोरियन। पंजाब का एक मुखर रूप है सुहाग, सुहाग, जुगनी, जुगनी, सुहाग, लोरियन, घोरियन, टप्पा। टप्पा मारेंगे भाई। अगर इसका रूट वर्ड देख सकते हैं, पंजाब, पंजाब से पंजा से तैयार कर सकते हैं पंजाब। और पंजाब कौन मारता है? टप्पा मारता है, टप्पा। पंजा, बिल्ली जो होती है वो टप्पा मारती है। जूनी, सुहाग, लोरियन और कोरियन। ठीक है, रूट वर्ड इसका देख लीजिए, लोरियन और कोरियन। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे 4 जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं बड़े होते हैं। जैसे में 4 कौन से होते हैं? ग्रैंड स्लैम होते हैं। पर जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसे तरह AFBF। ए के तुरंत बाद एफ, बी ना आएगा। ए के तुरंत बाद क्या आता है भाई? ए के तुरंत बाद एफ आता है, उसका बाद बी आता है, उसका बाद भी आता है। तो ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, बी से बैडमिंटन और साथ में यू, देखिए सॉरी, यू से क्या आता है? US ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन 1905 में जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जो फ्रेंच होता है 1991 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कब से खेला जा रहा है ये? फ्रेंच 1991 से। और ये बैडमिंटन, बैडमिंटन 1877 से। US ओपन कब से खेला जाता है? 1881। सबसे पुराना क्या है? बैडमिंटन। सबसे पुराना कौन सा? बैडमिंटन, जिसकी शुरुआत 1877 से हुई थी। जस्ट 4 साल बाद, जस्ट 4 साल बाद US ओपन हुआ 1881 में। फ्रेंच 91, ऑस्ट्रेलियन 1905। ठीक है, देखिए 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जानिक सिनर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इटली के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? जानिक सिनर, जानिक सिनर इटली के हैं। और फीमेल आर्याना शेवेलंका। अब इस समय आपको फीमेल तो आपको तैयार कर लेना ही चाहिए, क्योंकि आर्याना शेवेलंका जो है बेलारूस की हैं और लगभग यही जीत रहे हैं हर ग्रैंड स्लैम। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? युगल। मिक्स की बात किया जाएगा, जो रोहन बोपन्ना जो हमारे इंडिया के हैं, साथ में मैथ्यूज कहाँ के हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। और रोहन बोपन्ना तो हमारे इंडिया के ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन द रिटन बाय द बुकर प्राइज विनर किरण देसाई? जी हाँ, इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये है, किरण देसाई जी की बुक है और इन्होंने क्या जीता है? बुकर जीता है। उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ऑफ, द इनहेरिटेंस ऑफ द इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी बुक है? किरण देसाई जी की। और कब बुकर मिला था उन्हें? 2006 में मिला था। इम्ब्लेम्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इम्ब्लेम, इम्ब्लेम्स, इम्ब्लेम ट्रांसफॉर्मेशन, हल्ला बला इन गोवा और ऑर्स्ट। ठीक है, जो अनीता देसाई जी हैं, फास्टिंग फिस्टिंग इन कस्टडी फास्टिंग फिस्टिंग, अनीता देसाई जी का बुक है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? किरण देसाई जी को कब बुक कर दी? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थापना, ये तो ईजी है, 6 दिसंबर 1946। फ्रेंच प्रथा के आधारित। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा, जो संविधान सभा की में स्थापना थी किस पे आधारित थी? तो फ्रेंच, साथ में किस पे थी? फ्रेंच प्रथा पे आधारित थी। और पहला संबोधन किसने किया था? JV कृपलानी, JV कृपलानी। और प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों थे? क्योंकि वो सबसे कह सकते हैं बुजुर्गों में से एक थे, तो उन्हें पदभार दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा के कुल सत्र कितने थे? संविधान सभा के हमारे कुल सत्र कितने थे? तो कुल सत्र हमारे 11 थे। और 21 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
अस्थायी रूप से हम लोगों ने क्या स्वीकार किया गया था, तो अस्थायी सदस्य कह सकते हैं हमारे कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रथम अध्यक्ष, हाँ प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखो साथ में 21 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया, और कौन लेके आया था ये थोड़ा सा देख लिया जाएगा, एक बार डाउट लग रहा है, देखा जाएगा, पीटी नेहरू ने, ठीक है। पहला सत्र 9 दिसंबर से लेके और 23 दिसंबर 1946 तक चला गया था। भारत की संविधान सभा का प्रमाण दाता कौन था, तो श्री बी.एन. राव। तो प्रमाण दाता की बात करेंगे तो सलाहकार भी कर सकते हैं, सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार मतलब 1 अक्टूबर 1947 में था, 243 आर्टिकल उसमें थे, ठीक है। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था 24 मार्च, कैबिनेट मिशन पीस 24 मार्च को गया था, और साथ में 16 मई 1946 को ये क्या हुआ था, पेश हुआ था। जो हमारा संविधान सभा था वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही बना था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 1947 था। अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट अध्यक्ष माउंटबेटन था। पैट्रिक लॉरेंस जब आ रहे थे, सदस्य 13 थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बनेगा, उपाध्यक्ष जे.एन. नेहरू। भारत को मिला था क्या, उपाध्यक्ष, और उसकी उपाध्यक्षता कौन कर रहा था कैबिनेट मिशन की, जे.एन. नेहरू कह रहे थे। उसके अध्यक्ष ये माउंटबेटन था, सदस्य 13 थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय की बात करेगा तो प्रांत से तैयार कर लेंगे आप, प्रांत से तैयार कर सकते हैं। तो प्रांतीय की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार के सलाहकार समिति कौन थे, तो मौलिक भी देख रहे थे साथ में, और प्रांतीय भी थे कौन, सरदार पटेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रारूप समिति और मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैविक कृपलानी क्या थी, मौलिक अधिकार या उपसमिति थी। साथ में अभी बताया मैंने, जैविक कृपलानी हमारी क्या हुआ करती थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, तो आप बात करेंगे, पहला संबोधन किया था संविधान सभा में। अब देखिए कह रहे जैविक कृपलानी मौलिक अधिकार उपसमिति की अध्यक्षता कर रहे थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के कौन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्पसंख्यक उपसमिति एस.सी. मुखर्जी। तो साथ में कह सकते हैं संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, एस.सी. मुखर्जी जी थे। संघ शक्ति और संघ से तैयार कर सकते हैं, जे.एन. नेहरू थे। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 26 नवंबर 1949 लागू, 26 नवंबर 1950 को यह क्या हुआ था, हमारा ये स्टार्ट हो गया था। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, कानून दिवस जिसे कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कुल 165 बैठकें थी। टाइम 2 ईयर 21 मंथ और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो 15 थी। कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, 11। मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 ने हस्ताक्षर किया, टोटल थी। पंडित विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, पहली महिला थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देता है राजकुमार अमृत कौर, ये भारत के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। तीसरा सुचिता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थे। सरोजिनी नायडू जी का निधन हो गया। लीला राय थी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, लीला राय जी थी, हंसा मेहता, कमला चौधरी जी, दुर्गाबाई, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणामी बेलायुधन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा क्योंकि दलित महिला थी। तो अगर आप दलित महिला की बात करेंगे तो दलित महिला कौन थी, दक्षिणामी बेलायुधन थी। बेगम एजाज जी हमारी कौन थी, मुस्लिम पहली महिला थी। और एनी मस्करंडी और अम्बू स्वामीनाथन फर्स्ट हस्ताक्षर इन साउथ। तो भारत में पहले अम्बू स्वामीनाथन ने पहला हस्ताक्षर किया था, कौन था, साउथ का था। तो बात करेंगे क्या हम लोग, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या बनेगा, एक पूर्णिमा बनर्जी थे, ये मैं बात करूँगा। दक्षिणामी बेलायुधन दलित महिला, और अम्बी स्वामीनाथन साउथ की महिला, 3, ठीक है। थोड़ा आगे, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म में किस स्थान से मिला, तो हथनौना। क्या बात कर रहा है, जीवाश्म हथनौना 1982 ASI नर्मदा में MP मिला था जीवाश्म। देखिए करण निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व में पहली बार भीमबेटका गुफा देखा गया और उसके शैलचित्रों की प्रागैतिहासिक का महत्व की खोज की थी।
ये 1957 में खोजा गया था, 1957 में। और BS इस कौन थे इसके? BS वाकरणायक यूनेस्को 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिए भीमबेटका की गुफा को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था, और साथ में महाभारत पे आधारित था। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। बेलन रिवर वहीं पे थी, बोलन रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कृषि प्राचीनतम कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़। गेहूँ और जौ 700 ईसा पूर्व से पहले साक्ष्य थे। वर्तमान में यूपी के संत कबीर लोहरादेव, जो अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाएगा अगर बात किया जाएगा सबसे पहले कहाँ साक्ष्य मिला है गेहूँ का, जौ का, तो आप कहेंगे संत कबीर नगर यूपी के लोहरादेव से, जो मिलता है लगभग 9000 ईसा पूर्व से। अस्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से, और पालतू भैंस भी साथ में मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन, पालतू भैंस और कोदाजी पाकिस्तान में मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जो 7 ईसा पूर्व की बात किया जाएगा, कह रहे कि साथ में देखिए नवदुलोली किस राज्य का है? तो MP का। साथ में बात किया जाएगा शंखलिया। लोथल गुजरात का एकमात्र बंदरगाह जिसे गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है। रोपड़ पंजाब में, धौलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात, बनावली हरियाणा। साथ में अंजर जीखेड़ा यूपी के एटा के साक्ष्य मिला है। अंतर जीखेड़ा कहाँ पे? यूपी के एटा से मिला हुआ। भारत के 9 राज्य समुद्र सीमा बनाते हैं। ये 9 राज्य सीमा बनाते हैं, वेस्ट से 5 और ईस्ट से 4। देखिए सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है, जिसमें 1214 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 973। गुजरात की सीमा 1214 किलोमीटर। तमिलनाडु और ये क्या है? महाराष्ट्र में। सबसे कम गोवा का है। सबसे बड़ा यूटी अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा। यूटी की बात करेंगे हम लोग अगर, तो अंडमान निकोबार छोटा, लक्षद्वीप सबसे कम गोवा। तो सबसे बड़ा समुद्री सीमा कौन सा राज्य करता है? 1214 किलोमीटर गुजरात, सबसे कम गोवा। यूटी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार, छोटा, लक्षद्वीप। भारत की कन्याकुमारी अवस्थित देख लिया। भूमध्य रेखा पर उत्तर में हम लोग स्थित हैं। ये हमारा लाइन है, ये भारत हमारा है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ से कहाँ तक देखा जाएगा अभी? नॉर्थ साउथ। अब देखिए कैरेन निम्नलिखित में से द्वीपों का युग्म को 10° 0 जलमार्ग आपस में पृथक किया था। अंडमान निकोबार, जो मालदीव और मिनी का है 8 डिग्री। मालदीव और मिनी का है 8 डिग्री 9 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनी का है साथ में देखिए 11 डिग्री। अनामी द्वीप और कन्नौर, ये देखिए 37 डिग्री से लेके 6 मिनट और 8 इधर से चला जाएगा। सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और ये 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या हमारा है। और ये हमारा कहाँ पे स्थित है? हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे हम लोग क्या है? स्थित है। ठीक है, तो कर्क रेखा पे इंडिया स्थित है। ये बीच में लाइन होता है भूमध्य सागर या 0 डिग्री या इक्वाटर से बोल सकते हैं। साथ में देखिए क्या है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पर्सन पॉइंट कहते हैं, जिसे पिंगलिन पॉइंट भी कहते हैं। कन्याकुमारी कैपमिरन ईस्ट में कीबुथु है अरुणाचल प्रदेश में, ये 97 डिग्री से लेके, और साथ में वेस्ट में क्या है? गुवाहाटी 68 डिग्री 25 मिनट से। तो 57 डिग्री 25 मिनट क्या है? ईस्ट टू वेस्ट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, और एक गुवाहाटी। देखिए भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश। 4 बज रहा है सुबह, तो 4 बजे शाम क्या हो जाएगा? वहाँ पे सूर्यास्त भी हो जाएगा डोंगा। कौन सा गाँव है? डोंगा। 1999 की बात किया जाएगा, सूर्यास्त साथ में क्या होता है? कीबुथ होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी विकासशील है, मिक्स कह सकते हैं, सार्वजनिक, निजी और सह अस्तित्व। मुख्यालय का ये मुख्य व्यवसाय क्या है? विशाल जनसंख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए विकास, कोई भी चीज़ अगर, कोई भी देश अगर विकसित है तो उसका सबसे भारत का कारण, देखिए विकसित है तो जाहिर सी बात है उसकी जनसंख्या कम होगी। लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करेंगे तो भारत की संख्या क्यों विकासशील है? क्योंकि यहाँ पे विशाल जनसंख्या है, आर्थिक विकास की थोड़ी सी कमी है, छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है,
तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत की गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, जिसे हम कहते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे, जो 23 मई 2019 को क्या हुआ था? देखिए सबसे पहले जो हमारा गरीबी का आकलन कौन करता था? तो NSSO करता था, CSO करता था, सेंट्रल स्टैटिक्स एंड नेशनल सैंपल सर्वे। 23 मई 1999 को नीति आयोग कार्यदल जो करते हैं। साथ में MOSPI, मिनिस्ट्री फॉर द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना थोड़ा देख लिया जाए। पहला 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 गैप हुआ था, 66 से 68 तक गैप था, 69 से 74, 74 से 78, फिर 2 साल का गैप था, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 92, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12 से 15 से 13 था। 15 में नीति आयोग जो 8वीं थी। ठीक। अब देखिए रक्त गुणक मल्टीप्लायर मात्रक। ठीक है, रक्त का मात्रक क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर, वायु वेग का एनेमोमीटर। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक कहलाता है, जो फिर उसी तरह आ जाए उसे हम अवस्था में आ जाए। ठीक है, रासायनिक दूध से दही और फल का पकना, क्योंकि दूध से दही, अगर दही बन जाता है तो आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। फल पक जाता है तो फिर पके हुए को आप अच्छा नहीं कर सकते। तो भौतिक परिवर्तन हो जाए जो अपनी अवस्था में पूरी तरह से वापस हो जाए। बर्फ़ है, बर्फ़ से आप पानी बना सकते हैं। साथ में चीनी है, अगर घोलते हैं तो पानी में अगर घोलते हैं तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्षारीय विलयन। तो देखिए विलयन, सबसे पहले देखिए पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की खोज किसने की? सोरेनसन ने, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने क्या किया था? मापा था। 0 से लेके 6 और 0 7, मतलब कह सकते हैं 0 से लेके 7 से कम होगा अगर, तो एसिड, और 7 से लेके 14 तक क्या हो जाएगा? बेस, और 7 तक क्या होता है? उदासीन। ठीक है, भारत कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो BC, और साथ में KDA। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन मिलाता है? विटामिन D एंड K। क्या कहता है? हमारे शरीर की कौन से विटामिन बनाता है? स्वयं को बनाता है। मतलब कि अब धूप में जाएंगे तो D धूप से मिल जाएगा, और आँख में जीवाणु होते हैं तो K। ठीक है, भारत में किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजना शाह स्टेडियम कर दिया? तो क्रिकेट स्टेडियम का। और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो अदिति सेंडी। ठीक है, 50 से कम 1991। वर्ष 2024 में 10 साल का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड बेस्ट फिल्म का कौन जीता है? जवान। सर्वश्रेष्ठ कौन सा? ठीक है, शाहरुख खान जो हमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं। करेक्ट प्रश्न नयनतारा। ICC अवार्ड्स की बात करेंगे तो ODI मेंस विराट कोहली, पैट कमिंस, ये ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। टेस्ट की बात करेंगे तो उस्मान ख्वाजा, और T20 की बात करेंगे तो हमारे स्काई जी, सूर्य कुमार यादव जी। अब देखिए PM विश्वकर्मा योजना के अंतराले द्वारा स्टार्ट किया गया था। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, जो 15 आर्थिक सहयोग करेगा, मंत्री नारायण राणे थे। जी हाँ, ये मेरे तरफ से पहली कोशिश रिवीजन क्लास थी। कल दूसरी क्लास देखा जाएगा। धन्यवाद आपका।